जी हाँ, कहाँ है बियाडा के उद्योग? ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आरएन अभियान में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से बियाडा में भी फैल चुका है भ्रष्टाचार। ब्रेक से पहले हमने दिखाया था कि बियाडा के तहत आवंटित की जाने वाली जमीन किस तरीके से रेवड़ी की तरह सरकार ने अपने ही लोगों को बांटी है। अब बात बियाडा के नियम की। बियाडा यानी बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार से जमीन लेने और उस पर उद्योग खड़ा करने के नियम कायदे तय हैं। जानते हैं बियाडा के प्रमुख नियम। जमीन कीमत का 30% पैसा आवंटन के 15 दिन के अंदर देना जरूरी। आवंटन के 30 दिन के भीतर जमीन पर दखल लें। 60 दिन के अंदर जमीन का 50% दाम देना जरूरी। 6 महीने में उत्पादन अनिवार्य। अगर 6 महीने में उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो आवंटन रद्द। जिस काम के लिए आवंटन हुआ और वो नहीं हो रहा है तो आवंटन रद्द। अगर किराए पर जमीन दी तो आवंटन रद्द। तो देखा आपने, नियम भी है। राम बिहारी जी, अगर नियम की बात करेंगे, हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे और उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही थी, जैसा कमलेश जी ने भी इस बात को उठाया था कि पाटलिपुत्रा की अगर बात की जाए, पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र में एक मॉल की बात हुई। उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं, आप देखेंगे वहां पर कॉलेज हैं, स्कूल हैं, तो यानी जो कि इस हिस्सा नहीं हो सकते हैं। कॉलेज और स्कूल औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। या मॉल की भी बात करें, यानी नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन सब का तो आवंटन रद्द हो जाना चाहिए। आवंटन में पाटलिपुत्रा औद्योगिक में तो मैं समझता हूं कि 90% आवंटन रद्द हो जाएगा यदि यह बात, यह कानून अगर नियम के हिसाब से चला जाए, नियम के हिसाब से चला जाए तब ये है कि जिन लोगों का ये वहाँ पर संस्थान चल रहे हैं, जो लोग उसके किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, और ये सारे के सारे या तो सरकार इन्वॉल्व है सीधे, या सरकार से संबंधित लोग हैं, रसूख वाले लोग हैं। मैं एक चीज़ सैयद जी और कमलेश जी, आप दोनों लोगों के बीच में रखना चाहूँगा, और बिहार के लोग देख रहे हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से। बिहार के जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जहाँ पर उद्योग लगाने के लिए सरकार ने ज़मीन अधिग्रहित किया है, उनका नेचर उद्योग का नहीं है। ये ज़मीन सघन आबादी के बीच है। ऐसी जगहों पर उद्योग लगाया जाना पर्यावरण के ख्याल से, ज़मीन की कीमत के ख्याल से, आबादी की अन्य सुविधाओं के ख्याल से यह हानिकारक है। दूसरी चीज़ कि ज़मीन काफ़ी कीमती है और कम पैसे में इन ज़मीनों को अधिग्रहित किया गया है। तीसरी चीज़ कि बिहार की जो बनावट है, उस बनावट में बिहार के पास दोनों किस्म की ज़मीनें बरकरार हैं। सघन खेती के लिए ज़मीन बरकरार है और उद्योग लगाने के लिए ऐसी ज़मीन भी बरकरार है जिस ज़मीन पर उद्योग लगेंगे और बहुत काफ़ी कम नुकसान होगा आबादी को, ऐसी जगह है। पर्यावरण के ख्याल से भी वह काफ़ी उचित है और वह ज़मीन है बिहार के हर कोने में। यदि हम कैमूर की पहाड़ियों के नीचे चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ की ज़मीन कहीं न कहीं इरिगेशन से दूर है और वह मांग करती है कि बिहार में उद्योगों का विकास यदि करना है तो ऐसी ज़मीन का उपयोग करना चाहिए। इसी तरीके से राजगीर के इलाके में भी बहुत सारी ज़मीन है जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ बन सकती थी। फिर हम बेतिया के इलाके में चले जाते हैं तो बहुत सारी जमीन, लेकिन इन जगहों पर सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया, या न सरकार के अंदर यदि कोई विकास की विजन होता, कोई दृष्टि होती, तो उद्योगों के लगाने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल, इस जमीन का इस्तेमाल सरकार अधिग्रहित करके उद्योग के रूप में आवंटित करती। लेकिन अभी तक इनके 8 साढ़े 8 सालों के काल में यह कहीं से परिलक्षित नहीं हुआ है। आप जिन जगहों पर उद्योग लगाने की बात करते हैं, ये जमीन किसानों के साथ एक घोर बेईमानी है और कम पूंजी में उनकी जमीन से उनको बेदखल करने का प्रयास है। और सबसे बड़ा मामला है कि जिस उद्देश्य से आपने जमीन को अधिग्रहित किया है, वह उद्देश्य पर कहीं आप खरे नहीं उतरते। आप खुद दिखा रहे हैं जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई अब नए प्रमाण की जरूरत है, नई कोई जांच की जरूरत है। एक जजमेंट चाहिए और जजमेंट चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ जिसमें ये दोषी लोग कहीं न कहीं सजा पाते हुए नजर आवें, तो बिहार की आवाम को कोई रास्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको सुकून मिलेगा। और आने वाले दिनों में जो बाहर, जिनको आप ग्लोबल सबमिट कहते हैं, उनको
आने के लिए एक रास्ता प्रशस्त होगा, क्योंकि उनको जमीन मिलेगी तब ना भाई। तो जमीन तो आपने बिहार के रसूख वाले लोगों को दे दिया जिनको उद्योग से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बाहर से जब लोग आते हैं तो आप उनको वहां भेजते हो और वो किसानों के साथ किसी न किसी तरीके से प्रलोभन दे करके कुछ करके फिर जमीन अधिग्रहित करके उनको आप देते हो, ये या लालच में वो जमीन बेच रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके जो बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने का जो मामला है, जो सपना है, वह कहीं ना कहीं धूल दूसरित होते हुए वर्तमान हुकूमत के तले नजर आता है। और मैं मानता हूं कि यह बिहार के लिए बड़ी ही खेद और दुख का एक विषय है। चलिए, यानी पूरे तरीके से इसको दूसरे अल्फाजों में कहें, जो बातें कही राम बिहारी जी ने कमलेश जी, कि बिहार जो है वो एक चंगुल में फंस गया है सत्ता के। चंगुल में फंस नहीं गया है, यह जानबूझ करके सातिराना अंदाज में फंसा दिया गया है। सरकार जब नियम बनाए हुए है कि 30 दिन में, 60 दिन में, 6 महीना में ये काम करना है, अगर वो नहीं होता है तो न केवल उनका आवंटन रद्द किया जाना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। जो उनका पैसा वहाँ पर जमा है उस सारे पैसे को जब्त किया जाना चाहिए। और 2007 के बाद इस सरकार ने जो रेवड़ियों की तरह ज़मीन को बांटा है, बियाडा के ज़मीन को बांटा है, वो तमाम आवंटन को रद्द किया जाना चाहिए। और सरकार जिस तरह से ज़मीन के बारे में बातें कर रही है, तो ज़मीन का जो पहले तो उनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कट्ठा लिया गया है, अब ज़मीन का रेट ज़्यादा हो गया है। इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। प्रति जो ज़मीन है उसको अगर आवंटित किया जाता है तो इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। इनके पूरे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलाप को छोड़ करके सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। आप बार बार मैं पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र की मैं बात जब कर रहा हूँ, वो सिर्फ बानगी है, पूरे बिहार की कमोबेश यही स्थिति है। केवल पीएम मॉल की बात नहीं है, वहाँ पीएम मॉल है, इंटरनेशनल स्कूल है, टाटा कंपनी के गाड़ियों का शोरूम है, इसके अलावा वहाँ पर कई कंपनियों के वहाँ पर बने हुए गोदाम हैं। अगर यही बिहार का विकास है तब तो नीतीश कुमार जी को यह विकास मुबारक हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार को नीतीश कुमार की सरकार ने एक औद्योगिक राज्य के बतौर विकसित करने के बजाय बिहार को एक उपभोक्ता मार्केट के बतौर विकसित किया है। ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अभी देखिए एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ है। पटना और राज्य के जितने भी शहरों के मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ आप जाएं, चेन्नई से लेकर के केरल और यहाँ तक कि सुदूर राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के प्रचार हैं भरे पड़े, लेकिन बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रचार नहीं है। बिहार का कोई भी औद्योगिक माल बिहार के बाहर नहीं जाता है। एक सुधा को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो चर्चा का विषय बना रहे। लेकिन ये बात लंबी करेंगे तो बात की खेती करने से बातें नहीं बनती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राम बिहारी भाई ने ठीक ही कहा कि कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, लखीसराय, इसके बाद शेखपुरा, भागलपुर, जमुई, बांका, ये ऐसे इलाका का पूरा पट्टी है। और चंपारण, पश्चिमी चंपारण पट्टी हमारे यहाँ है, जहाँ भारी पैमाने पर ज़मीन का औद्योगिक इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन आपने सबसे उपजाऊ ज़मीन को अधिग्रहित करके एक तो किसानों को आपने ज़मीन से महरूम कर दिया, और दूसरा आप आने वाले समय में राज्य के लिए खाद्य संकट आप पैदा कर रहे हैं। तो ये खाद्य संकट के लिए भी जिम्मेवार होंगे। तो हमारा ये कहना है कि यह एक ईमानदार सरकार नहीं है। बिहार को विकसित करने के बारे में भी इनकी ईमानदारी नहीं है। लालू जी के राज का जो 15 साल का राज था, उस 15 साल के प्रेत छाया दिखा करके बिहार को आप कितना धोखा देंगे। बिहार की जनता आपके सब्ज बाग से बाहर आ गई है, और महाराजगंज का जो चुनाव है वह चुनाव आपके नीतियों को चुनौती है, और बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है कि अब आपको बहुत दिन तक बिहार में तो बिहार की जनता की बात हो गई, लेकिन जल, जमीन और जंगल ये मुद्दा रहता है कम्युनिस्ट पार्टी का, आपकी पार्टी का, और इस मुद्दे के ऊपर में उसको गंभीरता से लड़ती है। तो क्या अब जब बियाडा की हालत आप देख रहे हैं, क्या इसके लिए कोई संघर्ष होगा आपकी पार्टी की तरफ से? हम लोगों ने बियाडा के बारे में जो मैंने पहले कहा कि इसके तमाम आवंटन को रद्द किया जाना चाहिए, सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। सीबीआई से जांच का क्या मकसद है? जब चीजें साफ है, दूध की तरह झलक रही हैं सारी चीजें, तो अब तो सजा की बात होगी इसमें। आप इस पर मैंने पहले ही बात कही कि उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होना चाहिए जी। और यह सरकार तो केवल डिमोन्स्ट्रेट करती है, केवल बात करती है। जैसा राम बिहारी भाई ने कहा और आपने भी कहा, इन्होंने गरीबों के लिए कहा कि हम भूमि सुधार आयोग का गठन किया,
भूमि सुधार आयोग ने कहा कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन है, 17 लाख यहाँ पर भूमिहीन लोग हैं, उनको 1 एकड़ जमीन खेती के लिए। क्या ये मुद्दा बनाएगी आपकी पार्टी इस मुद्दे को? 10 डिसमिल जमीन उनको बास्केट के लिए दिया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने यहाँ के भूमिपतियों के दबाव में आकर के उसको रद्दी के टोकरी में डाल दिया। हमारा यह कहना है कि बियाडा का सवाल या भूमि सुधार आयोग के रिकमेंडेशन को लागू करने के सवाल को हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है, उसको उठाए हैं। और अभी आपके सामने मैंने एक पुस्तिका भी दी है कि हमारी पार्टी कितना इस मसले पर गंभीर है कि एक एक पहलू का हम लोगों ने जांच पड़ताल कर लिया है और आने वाले समय में यह हमारे पार्टी के आंदोलन का प्रमुख मुद्दा होगा। राम बिहारी जी, राजद के लिए, आपके लिए कितना बड़ा सवाल है बियाडा में जिस तरीके से घोटाला सामने आ रहा है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल, मैं राष्ट्रीय जनता दल की ही सिर्फ बात नहीं करता हूँ जी, जल, जंगल और जमीन ये राजनीति के बुनियादी सवाल हैं और इन सवालों पर जिस किसी भी राजनीतिक दल को यदि राजनीति करनी है तो इन सवालों से मुकर नहीं सकता। बिहार की हुकूमत ने किसानों की जो उर्वरा भूमि है उसके साथ बेईमानी की है, किसानों के साथ बेईमानी की है और राष्ट्रीय जनता दल ने पुरजोर ये भूमि घोटाले को, बियाडा के घोटाले को उठाने का काम किया था। और आज की तारीख में ये बियाडा का घोटाला जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और रुखदार लोगों के जिम्मे गया है, यह पूरी राजनीतिक सिस्टम के लिए एक चुनौती है और हमारा दल इसको अहमियत से उठा रहा है। भविष्य में मुझको उम्मीद लगती है कि न्याय मिलेगा और सरकार कहीं न कहीं इस मामले में दंडित होगी और वो समय देर नहीं है, बहुत जल्द ही इसका स्वरूप सामने आए। बिल्कुल। राम बिहारी जी, अगर देखा जाए अभी तक हमने पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र की बात की, लेकिन 4 जोन में बांटा गया है बियाडा को, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर, ये 4 जोन है। इसके अंदर भी कई क्षेत्र हैं, कई इलाके हैं, हर जगह की लगभग तस्वीर एक ही है। सही कहा कमलेश जी ने, और आपने भी इस बात को उठाया था कि क्यों नहीं पूर्वी चंपारण या फिर आप पश्चिमी चंपारण की तरफ देख लें, कई ऐसे जगह थे जिसको इसके अंदर लाया जा सकता था, उसको आपने नहीं लाया। और जहां पर ज़मीन उपजाऊ थी, जहां पर किसान खेती कर रहे थे, उस ज़मीन को इसको अंदर लिया। क्या पता आपने अधिग्रहण किस हिसाब से किया, नहीं किया, तो ये इस तरीके की बात क्यों हुई? असल में यह मामला जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूं और मुझको ऐसा लगता है जिन लोगों ने ज़मीन अधिग्रहित करने का काम किया था उनके दिमाग में बिहार का कोई नक्शा नहीं था और बिहार के प्रति, उनके प्रति गंभीर संवेदना नहीं थी। यदि संवेदनशील व्यक्ति लोग होते, सरकारें होती, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में, जो भाई कमलेश जी या मैं बोल रहा हूं, जिन जगहों को हम चिन्हित कर रहे हैं उद्योग के हिसाब से, उन जगहों के प्रति इनके दिमाग में कोई खाका आकार प्रकार होता। मैं समझता हूं कि जब जमीन अधिग्रहित हो रही थी तो पाटलिपुत्रा जैसी जगह में, जो शहर पटना राजधानी के मध्य में है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाने का कहीं से मेरे दिमाग में औचित्य ही नहीं दिखाई देता कि बनाया जाए। मैं कुछ देर के लिए मान सकता हूं बिहटा को, मैं कुछ देर के लिए मान सकता हूं फतुहा को, बिहिया को मैं ले लिया, लेकिन हाजीपुर को भी मैं कुछ देर स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पाटलिपुत्रा ये औद्योगिक इलाका बने, यह बात हमको समझ में नहीं आती। आप ग्रेटर पटना की बात करते हो, आप पटना को पेरिस की तरह सजाना चाहते हो और बीच में चिमनी का धुआं निकाल देना चाहते हो। ये कौन सी सरकार, कौन सी समझदारी, कहाँ का ज्ञान, कौन से पढ़े लिखे लोग? माननीय नीतीश कुमार बड़े टॉपर इंजीनियर, आप क्या पर्यावरण के मामले में जानते, आबादी के संतुलन के मामले में क्या जानते? इसलिए मुझको यह बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने जमीन को अधिग्रहित किया बियाडा के मामले, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था और भविष्य कहीं भी विकास का मॉडल तत्कालिक नहीं होता, भविष्य को लक्ष्य करके सारे काम किए जाते हैं। और उस मामले में उद्योग जो लगाने का मामला है, यह मामला बिहार में ये कहीं से भविष्य को लक्ष्य करके नहीं किया है। एक चीज सैयद जी मैं कहना चाहूंगा कि अब पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेचुरेशन की स्थिति पैदा हुई है और औद्योगिक विकास के लिए यदि जगह खाली है तो वह बिहार सहित नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जगह है और बिहार में उद्योग को लगना है। जरी सरकारें जो बिहार में अभी है या आने वाले दिनों की होगी, उनके अंदर विकास, औद्योगिक विकास की सफल दृष्टि नहीं होगी तो बिहार में कभी भी विकास का स्वरूप सामने खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। इसी बीच एक दर्शक नवादा से हमारे साथ साजिद जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका साजिद साहब, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? प्रणाम सर।
जी सर, जी मैं बोलिए। कहना चाह रहा हूँ, ये जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, जी। एकदम भ्रष्ट है। हम लोग जो है एनसीटी से मान्यता प्राप्त करके बीएड हमने क्वालिफाई किया, टीचर क्वालिफाई किया, उसके बाद हम लोग को 11-12 नाम पर हम लोग को छाड़ दिया गया। जी। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ये सरकार हम लोग को ये बहाल नहीं कर रही है। हाई कोर्ट का फैसला ये मान नहीं रही है सर। हम लोग के पक्ष में मतलब कोई न्याय नहीं है सर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बियाडा से जुड़ा मुद्दा इस वक्त हम कर रहे हैं। अच्छा होगा जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बियाडा की बात अगर करें तो ज्यादा बेहतर। चलिए अब दिखाते हैं आपको कि बियाडा के तहत किस तरह से जोन बांटे गए हैं और किस जोन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। 4 जोन में बटा है बियाडा। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर। पटना के अंदर आने वाले क्षेत्र पाटलिपुत्र, फतुहा, हाजीपुर, बरौनी, बिहार शरीफ, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, डेहरी, बारून, विक्रमगंज, बक्सर, बिहिया, गिद्धा और बिहटा। मुजफ्फरपुर के अंदर आने वाले क्षेत्र मुजफ्फरपुर, बेतिया, कुमार बाग, रामनगर, रक्सौल, सीतामढ़ी, सिवान। दरभंगा में आने वाले क्षेत्र बेला दरभंगा, धर्मपुर, दोनार, सहरसा, मुरलीगंज, समस्तीपुर, पांडौल, झंझारपुर, मधेपुरा। भागलपुर में आने वाले क्षेत्र बरारी, जमालपुर, सीताकुंड, मुंगेर, लखीसराय, कहलगांव, पूर्णिया, कटिहार, फारबिसगंज, किशनगंज, भेदियादंगी। तो 4 जोन में बांटा गया है और उसमें से कहां कौन कौन है वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन वही सवाल एक खड़ा होता है जो मैंने बिहारी जी से भी पूछा था, कमलेश जी, कि आखिर इन क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र जो शहर से जुड़े हुए हैं, जिसमें कटिहार, पटना की हमने बात की थी, पाटलिपुत्रा की, कटिहार भी आप देखिए, मुजफ्फरपुर को भी देखिए, ये किस तरीके से इसको बांटा गया। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बार बार बात होती है कि नीतीश कुमार जी बहुत विजनरी हैं। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि नाक के नीचे पहले देखा जाए, सबसे नज़दीक होता है। दिल्ली में कई बार ऐसा हुआ कि जब शहर की आबादी फैली तो वहाँ के उद्योगों को बंद किया गया, छोटे बड़े उद्योगों को, कि प्रदूषण फैल रहा है तो वहाँ बंद कर दिया गया। आप कल्पना करें कि उसी पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्कूल चल रहा है, भारी पैमाने कई शिक्षण संस्थान है, कई शिक्षण संस्थान भारी पैमाने पर वहाँ पर साउंड पोल्यूशन है जी। भारी पैमाने पर जो उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है वो बच्चों को ही केवल नहीं, वो राजीव नगर, इंद्रपुरी से लेकर के पूरे इलाके में वह प्रदूषण फैला रहा है। वो पाटलिपुत्रा के इलाके में प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है। तो इस सरकार को तो इस राज्य के छात्रों, इस राज्य के लोगों की स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है। और डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट की बात, आपने कोई अगर फिक्स्ड अगर सांचा बना लिया है और तो सांचा के अनुसार आप पैर को सेट करना चाहते हैं तो इससे तो बातें नहीं चलेगी। यहाँ हमारे राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको औद्योगिक क्षेत्र के बतौर विकसित किया जा सकता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र विकसित ये करेंगे कैसे? जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना थी वहाँ तो या तो उद्योगों का कब्रगाह है ना, आप जाइए, जर्जर उद्योग वहाँ पर खड़े मिलेंगे, या ज़मीन परती मिलेगा, वहाँ पर जानवर चरते हुए मिलेंगे। और दूसरा कि नए क्षेत्र को डेवलप करने का इनके पास कोई दृष्टि नहीं है जी। यह एक ऐसी सरकार है जो पूर्ववर्ती सरकार की छाया दिखा करके बिहार के जनता को भ्रमित करके राज्य चलाना चाहते हैं, जैसे लालू जी चलाने का प्रयास किए कांग्रेस, भूरा बाल, अपर कास्ट इसके नाम पर। तो ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और ये सच्चाई खुल करके सामने आ गई कि आपके राज्य में औद्योगिक विकास संभव नहीं है। चलिए, बिल्कुल। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ वाहिद जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका वाहिद साहब, क्या कहेंगे बियाडा जमीन घोटाला मामले पर? भाई साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राम बिहारी जी, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, जो चर्चा चल रही है, वो कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रही है कि बियाडा का जो शायद मकसद था वो मकसद नहीं रह गया। वो मकसद रह गया है किस तरीके से उसी जमीन से अपनी संपत्ति बढ़ाई जाए। मकसद का मामला में जहाँ तक है, अपनी संपत्ति बढ़ाने से तो रह ही गया है। एक चीज़ और परिलक्षित होता है कि सरकार के
जो काफ़ी बड़े बोल थे उद्योगों के मामले में। एक दिन मैं सुन रहा था आप सबों के टीवी चैनल के माध्यम से एक हीरा की फैक्ट्री का उद्घाटन इन्होंने किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी हाजीपुर में कहीं हीरा की फैक्ट्री। तो उसमें इनका भाषण चल रहा था कि लोगों को दिखाई नहीं देता, सुई की फैक्ट्री की बात करते हैं, यहाँ तो हीरा की फैक्ट्री खुल रही है। तो मैं इनकी बात को सुन रहा था। तो ये जब इस तरीके से हल्के ढंग से इतराते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे इतराने वाले लोगों के पास कौन सी दृष्टि है। ये दृष्टि शून्य लोग हैं। और बिहार का विकास रियल में एक गंभीर इशू है और बिहार के विकास के लिए औद्योगिक विकास जरूरी है। और तो क्या ये बियाडा से औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है? आप ये वर्तमान जो स्वरूप है उससे नहीं हो सकता है, उससे संभव नहीं है, क्योंकि आप लूट का अड्डा बनाए, न कि आपने लोगों का शोषण किया, बल्कि बिहार के विकास को समाप्त करने का अपने तौर तरीके से आपने एक काम भी किया है। यह 8 वर्षों के समय में उद्योगों का जो सेटअप खड़ा होना चाहिए था वह सेटअप लग सकता था, लेकिन आपने उसके साथ अवहेलना करके राज्य के साथ आपने बेईमानी की, अपने बदनीयती का आपने तो आपके ही हिसाब से इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कुछ नियम में संशोधन की जरूरत है, नियत में संशोधन की जरूरत है, नीतियों में संशोधन की जरूरत है? मैं नियम तो आप दिखा रहे हैं जी। नियम कितने नियम, यदि नियत ठीक हो तो जितने नियम बनाए गए हैं उसी के अंदर से बड़े काम संभव हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत नियम जिसको आप रोज गढ़ते हैं उसके आड़ में ये नहीं काम करने का एक तरीका है। आप नियम बनाते जाओगे, आप काम नहीं करोगे और उसके आड़ में रोज कुछ न कुछ मीडिया और टीवी के सामने आप बोल दोगे। ग्लोबल समिट आप करते रहोगे। मैं जब से राजनीति में आया हूं 90 के बाद से आज तक मैं समिट ही सुनता रहा। बिहार में पूंजी निवेश नहीं हुआ और उसका कारण ये है कि पूंजी निवेश के जो आधार स्वरूप खड़े होने चाहिए थे बिहार में वो कहीं से कहीं दिखाई नहीं दिया। नीतीश कुमार आए जिस वादा के साथ 8 वर्ष बीते हैं उसमें कहीं से 1 पैसे का निवेश नहीं हुआ। वक्त की मजबूरी है राम बिहारी जी, आपके हिसाब से यही है कि नियम में संशोधन नहीं, नियत में संशोधन की जरूरत। आपको क्या लगता है? अंतिम प्रतिक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के को विकसित करने, औद्योगिक विकास करने के बारे में जो नीतीश कुमार जी के सरकार की समझ है जी, वह समझ बिहार के साथ सेट नहीं करता। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अगर बिहार में उद्योगों को विकसित करना है, उद्योगों का जाल अगर बनाना है तो यहाँ कृषि आधारित उद्योगों का जाल बनाना चाहिए। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बियाडा ही बने, वह बियाडा क्षेत्रवार हो सकता है। तो हमारे यहाँ उद्योगों का जाल कृषि आधारित होना चाहिए। और दूसरा कि हमारे देश में उसके मॉडल हैं कि वैसे राज्य जहाँ पर कोई भी मिनरल रिसोर्स नहीं पाया जाता है, अपने कृषि प्रधान राज्य और कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करके वो देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल हुए। लेकिन हमारे देश राज्य को अगर विकसित होना है तो कृषि आधारित उद्योग, उसका उद्योगों का जाल ही बिहार को एक विकसित प्रांत का दर्जा दे पाएगा। कुल मिलाकर वही चीज हो गई कि आपको इच्छा शक्ति और नियत में भी बदलाव लाना होगा और कुछ चीजों में भी थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। नियत तो केवल लूट की है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम बिहारी जी, आप आए, आपने चर्चा की। कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में से आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।